हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सुनील सिंह सर की क्लास में। तो आज हम इसमें चेक करेंगे, ये 1 सितंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर फैलेबल। फैलेबल का मतलब होता है जो कोई गलती से है, उसमें कोई गलती है, कमी है, कोई फॉल्ट है, तो उसको कहते हैं। 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, फ्रेल, एरिंग, मोर्टल, परफेक्ट। फ्रेल माने होता है वीक, कमज़ोर। एरिंग माने होता है टू डू सम मिस्टेक। फ्रेल, एरिंग, फॉलेबल का ऑप्शन ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मोर्टल जो है, जो नाशवार है, नश्वर है, खत्म होने वाला है। तो ऑप्शन डी क्या कह रहा है? परफेक्ट। तो ऑप्शन हमें मिल गया यहाँ पे। दिस वन विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 2, हिज वर्ड्स वर वेग। वेग क्या होता है? वेग होता है अस्पष्ट, जो क्लियर नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे 4 ऑप्शन है। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब एक जैसा दूसरा है कोई। आइडेंटिकल के जैसे दूसरे सिनोनिम होते हैं रेप्लिका, डुप्लीकेट, क्लोन। चूंकि हम यहाँ पे एंटोनिम ढूंढ रहे हैं तो वेग ऑब्सक्योर भी सिनोनिम बनता है। प्रिसाइज, प्रिसाइज इसका आंसर बनेगा, क्योंकि प्रिसाइज का मतलब होता है स्पष्ट, सही। तो दिस विल बी द आंसर बिकॉज वी आर सर्चिंग हेयर एंटोनिम्स। क्वेश्चन नंबर 3, सी परफॉर्म्ड ऑल हर ड्यूटीज कंसेसली क्या मतलब होता है? ईमानदारी से, अंतकरण से। अब देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन नीचे हैं, 2 ऑप्शन ऊपर की तरफ है। तो ए वाला कह रहा है असिडुअसली। अब देखिए यहाँ पे आपको शी परफॉर्म मतलब करती है, एग्जीक्यूट करती है हर ड्यूटीज, अपने कार्यों को असिडुअसली। असिडुअसली मतलब होता है, असिडुअसली मतलब बहुत ही मेहनत के साथ, और केयरलेसली लापरवाही के साथ। तो यहाँ पे देखेंगे एक दूसरे से, या तो ये ऑप्शन होगा या ये होगा या होगा। अब देखिए यहाँ पे कॉन्शियसली का आंसर ये मिल गया, लापरवाही के साथ। क्योंकि कॉन्शियसली का मतलब होता है, कॉन्शियसली का मतलब होता है ईमानदारी से, अपने अंतकरण से। तो तीसरे का ऑप्शन बी है। दीज रिस्क आर इंसिडेंटल टू द वर्क ऑफ ए फायर फाइटर। अब इंसिडेंटल का मतलब जो होता है, इंसिडेंटल का मीनिंग जो होता है वो होता है आकस्मिक, अचानक से होने वाला। अब यहाँ पे जो अचानक से होने वाला यानी वो स्पॉन्टेनियस है। तो एक तरीके से आप देखेंगे असेंशियल माने जरूरी, एडवेंशियस भी माने भी वही होता है। एडवेंशियस भी माने मतलब एक तरह से आकस्मिक ही होता है, इसका सिनोनिम है इंसिडेंटल का। और उसके बाद दूसरा है, तीसरा इसी नंबर पे सेरेंडिपिटस। सेरेंडिपिटस का मतलब होता है कोई ऐसा प्रॉफिट जो अचानक से पता पड़ जाए आपको। और सब्सिडरी, सब्सिडरी का मतलब होता है एक तरीके से जो कोई किसी के चीज़ में जो हेल्पफुल है, सहायक है। अब देखिए इंसिडेंटल का जो अपोजिट बनेगा वो बनेगा आपका असेंशियल। दिस विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, शी हैज़ ऑलवेज बीन डिस्डेनफुल ऑफ पुअर पीपल। देखिए ये एनडीए के क्वेश्चन पेपर लास्ट 12 ईयर्स से मैं पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को। अक्सर एग्जाम में ऐसा आता है कि घुमा देता है। तो पिछली बार जब क्वेश्चन आया था 2023 में और 21 में भी, उसमें शी हैज़ ऑलवेज बीन डिसलाइक, ये सेम था। डिस्डेनफुल की जगह उन्होंने क्या था, शी डज नॉट लाइक, लाइक का कर दिया था दूसरी तरीके। तो ये डिस्डेन का मतलब होता है डिसलाइक करना, वहाँ डिसलाइक किया था, डिसडेन कर दिया है। तो ये सेम फॉर्मेट ही था। डिसडेनफुल होता है किसी से आप घृणा करना, कोई, ठीक है, या किसी से नफरत करना। अब देखिए ए वाला क्या है, रेवरेंशियल। रेवरेंशियल का मतलब होता है आप किसी को सम्मानजनक, श्रद्धापूर्वक। और डेरिसिव, व्यंग्यात्मक, किसी पे आप मजाक करना, हंसी करना। सटायर, सटारिकल, सटारिकल। सुपरसिलस, सुपरसिलस का मतलब होता है भाई एक तरह से ईगोइज्म, मतलब घमंडी। इंसोलेंट, इंसोलेंट का मतलब होता है कोई इंसान जो से ठीठ है। तो अब देखिए यहाँ पे जो डिस्डेनफुल होगा, अब जो आप देख सकते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में गरीबों के लिए नफरत, ये अक्सर ऐसा आता है क्वेश्चन। तो कई बार ऐसा होता है कि द रिच हैज़ ऑलवेज ए नेगेटिव एटीट्यूड, या नेगेटिव चीज़ें, कोई ऐसा बनता है ऑप्शन में कई बार। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो डिसडेनफुल का होगा ए ऑप्शन। ओके, मूविंग अहेड। तो यहाँ पे ये है आपका क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में देखिए ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं, तो आप इनको एक ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। अब देखिए पहला क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। ज़्यादातर हमारा जो भोजन है वो
एग्रीकल्चर कृषि से, खेती से आता है, यानी पेड़ पौधों से आता है। सो वी टेंड टू बिलीव, तो हमें ये ऐसा सोचने का, हमारा बिलीव करने का ऐसी आदत है। टेंड टू का मतलब होता है आदत होना, तो ऐसी हमारी आदत होती है दैट इट इज़ इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, क्या होगा फिर इसमें, तो हमारी क्या आदत है सोचने के, हम ये सोचेंगे कि हमारा ज़्यादा खाना आता कहाँ से, एग्रीकल्चर से। तो वी टेंड टू बिलीव दैट दे आर इंडिपेंडेंट, कि वो इंडिपेंडेंट है, हम ये सोचते हैं। तो दिस इज़ नॉट ट्रू, अब ये सच नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 6 का ए होगा। 7th का, क्योंकि 7th में यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल की बात हो रही है, तो यहाँ पे बोथ का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे आर कंटिन्यूसली सब्जेक्टेड होगा। सब्जेक्टेड का मतलब होता है अधीन होना किसी के, तो यहाँ पे अधीन, क्योंकि जिस तरीके से जानवर और पेड़ पौधे आपस में एक दूसरे से आश्रित हैं, और पेड़ पौधे और हम भी एक दूसरे आश्रित हैं, ये उसी के बारे में बायोलॉजी से रिलेटेड ये चैप्टर को लिया गया है। एक तरह से बॉटनी का भी इसमें जो है सब्जेक्ट कंसेप्ट बनता है। उसके बाद 9th में, क्योंकि मैं आंसर ही बता रहा हूँ आपको, एक थोड़ा सा इसमें ट्रिक बता रहा हूँ, बाकी इसको आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि ये रिजल्ट के बारे में बताया, तो कंसिक्वेंटली विल बी द आंसर फॉर 9th वन, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद इसने वाइल्ड पॉपुलेशंस हैव न्यूमरेट ट्रेड्स फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, रेजिस्टेंस टू पैरासाइट्स, तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिए गए। क्वेश्चन नंबर 10 में जो आएगा विड्रॉल टॉलरेंस, टॉलरेंस विल बी द आंसर है, टॉलरेंस होगा। उसके बाद 11 में, क्योंकि ये दो चीज़ों का आपस में जोड़ रहा है, तो इसका जो ऑप्शन होगा 11 का वो ए होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए हम जब इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ईरा, एपोक और पीरियड, ये सब तीनों एक ही हैं, यानी इनका मतलब होता है एक टाइम, और जनरेशन्स का यहाँ पे टाइम से कोई मतलब नहीं। तो ऑप्शन 12 का जो आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 13 में, अब 13 में प्रेजेंट की बात हो रही है, और ये हमेशा चलता रहेगा, तो आर सेलेक्टेड आएगा, हैड नहीं होगा, हैव नहीं होगा, और माइट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14, अब क्वेश्चन नंबर 14 में इफ यू सी इट यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि विच एवर, वेन एवर और वॉम तीनों, अब वेन एवर टाइम के लिए होता है, विच एवर किसी नॉन लिविंग के लिए होता है, और वॉम किसी लिविंग के लिए होता है। तो यहाँ पे दैट की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन देखोगे वॉम की, तो अगर आप ग्रामर को पढ़ोगे और देखोगे सेंटेंस, तो आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 में जो आंसर बनेगा वो बनेगा इरिगेटेड, आप इसको पढ़ लेना, ये किस बारे में है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें आपको लगाने हैं, और बहुत इजी है ये। तो पहले देखते हैं कि इसमें 16 में क्या कह रहा है। प्रीति सजेस्ट दैट आई आस्क्ड टू, दैट आई हैड आस्क्ड योर एडवाइस, दैट आई कैन हैव आस्क्ड। तो ये इसने बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई। अगर आप देखेंगे दैट आई आस्क्ड टू, आस्क के बाद टू नहीं आता है। अब प्रीति सजेस्ट करती है दैट आई हैड आस्क्ड, तो ये भी नहीं ऑप्शन हो सकता। दैट आई कैन हैव आस्क्ड, कैन के साथ हैव और आस्क्ड, ये भी नहीं हो सकता। तो डी विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। 17 वी हैव, 17 में देखते हैं वी हैव। अब वी हैव की किस बारे में बात कर रहा है, देखिए द ओल्डर ऑफ ऑल मॉन्यूमेंट्स। हमेशा ध्यान रखना, जब भी कंपेरेटिव डिग्री आए तो द ओल्डर आ गया है, तो उसमें मॉन्यूमेंट्स नहीं आएगा, द ओल्डर ऑफ टू हो सकता है। अगर दोनों में से एक को सेलेक्ट करना और दा का प्रयोग करना, तो टू हो, द ओल्डर ऑफ द टू होगा। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग है, द ओल्ड ऑफ ऑल मॉन्यूमेंट्स। अब देखिए, अगर यहाँ पे से एक ओल्ड की बात कर रहा है और दा लगा रहा था, यहाँ पे ओल्डेस्ट आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। द ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट इन द सिटी एंड ओल्डेस्ट, ये भी गलत है। ओल्डेस्ट क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है, उसके साथ में हम द का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे जो होगा द ओल्डेस्ट, सी विल बी द आंसर फॉर 17। क्वेश्चन नंबर 18, सिंस यू हैव बीन टूरिंग ऑल डे, सिंस यू हैव बीन टूरिंग ऑल डे। तो अब यहाँ पे देखेंगे सिंस यू हैव बीन टूरिंग ऑल डे। अब इसके आगे यू मस्ट बी टायर्ड, यू आर टू बी, ये तो होगा नहीं। और टू हमेशा जो लगता है वो लगता है नैतिक चीज़ों के लिए, नैतिक मोरल, जो वहाँ पे कोई वैल्यू निकल के आए, जो मीनिंग निकल के आए। कुड और हैड के साथ होता नहीं, कुड और हैड का तो कोई कॉम्बिनेशन बनता नहीं। कुड हैव हो सकता है, और वही कुड हैव भी नहीं होगा तो पैसिव हो गया। यू माइट नॉट एज टायर्ड, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 19,
His condition is serious, but it should be worse, it ought to be worse, it could be worse, it had been giving. So you have four options here, you can easily identify. D will not be any answer. His condition is serious, this is in present form. So what will be the answer? The answer will be in a way that should give its meaning. should होता है सजेशन के लिए, ought to होता है मोरल और किसी तरह की नैतिक चीज़ों के लिए. आंसर सी इज द ऑप्शन फॉर दिस. ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा. क्वेश्चन नंबर 20. आई होप द बस कम्स सून बिकॉज. अब यहाँ पे आई होप द बस कम्स सून बिकॉज हम ऑप्शन को देखेंगे. वी वेटेड फॉर हाफ एन आवर, वी हैव बीन वेटिंग फॉर हाफ एन आवर, वी वेटिंग फॉर हाफ एन आवर, और वी कुड हैव बीन वेटिंग फॉर. तो उसी प्रकार से कुड हैव बीन पैसिव वॉइस से नहीं बनेगा. वी वेटिंग नहीं होगा क्योंकि वी के साथ कोई ना कोई यहाँ पे वर्ब चाहिए हमें. वी हैव बीन वेटिंग फॉर हाफ एन आवर, वी वेटेड फॉर, यहाँ प्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पास्ट नहीं हो सकता. ऑप्शन बी इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में. 21 क्या कह रहा है? समवन हैज स्प्लिट, समवन शुड हैव स्प्लिट, समवन शुड हैव स्प्लिट. अब देखिए यहाँ पे समवन एक वर्ड दिया है और उसके बाद ये चारों दे दिए यहाँ पे 1 2 3 4. तो आपको करना कैसे होगा? इसको करने के लिए सबसे पहले आप अपने लॉजिक का इस्तेमाल कीजिए. समवन इज ए प्लूरल और सिंगुलर. सिंगुलर समवन के साथ हमेशा सिंगुलर का प्रयोग होता है. प्लूरल यहाँ पे आ रहा है तो ये ऑप्शन नहीं है. अब वुड स्प्लिट जूस ऑन सोफा, ठीक है, ये भी नहीं होगा. वुड के साथ में V3 नहीं बनेगा, V2 भी नहीं बनेगा, या तो वुड के साथ में V1 बनेगा. शुड हैव स्प्लिट, अब शुड हैव की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, हैज स्प्लिट आएगा. व्हाट वुड यू डू, तो अगर आप इसमें देखेंगे तो व्हाट वुड यू डू, ये जो सेंटेंस है कंडीशनल की कैटेगरी में आता है. मोस्ट ऑफ टाइम्स सभी तरह के एग्जाम में, CGL में, SSC में, बैंकिंग में, रेलवे में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है. मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर देखे हैं, ऑब्जर्वेशन की है, एनालाइज किए हैं. इफ़ वाला कंस्ट्रक्चर बन रहा है और इफ़ वाले में वुड आ रहा है, तो जो उसका इफ़ वाला होगा वहाँ पर हमेशा आपका बनेगा एक पास्ट इंडेफिनिट. आप यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट देखते हैं. इफ़ यू हैव फाइंड, ये भी नहीं बनेगा. इफ़ यू वुड, ये भी नहीं बनेगा. इफ़ यू विल, इफ़ यू फाउंड, तो इफ़ यू फाउंड बनेगा. इफ़ यू फाइंड, यहाँ पे V1 नहीं आएगा, V2 आएगा, तो फाइंड का फाउंड हो गया, यहाँ वुड बनेगा. अगर आप कंडीशनल सेंटेंसेस की सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे पिछले जो वीडियोज़ हैं उनमें आपको इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं और पूरा आपका आइडिया और लॉजिक क्लियर हो जाएगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं. इसको एक बार फिर से बता देता हूँ. अगर आप वुड को चेक करेंगे, वट वुड, वुड आ गया है, तो इफ़ वाला सेंटेंस यहाँ पे है. मोस्ट ऑफ टाइम्स क्या होता है, इफ़ वाला सेंटेंस पहले रखा जाता है, उसके बाद वुड वाला आता है. तो यहाँ पे उल्टा कर दिया है, रिवर्स कर दिया है. वुड वाला सेंटेंस क्योंकि ये व्हाट में है, क्योंकि कुछ इंट्रोगेटिव है, इसलिए पहले रख दिया है, और इफ़ वाले को बाद में रख दिया है. बट हमारे जो रूल्स हैं वो वही रहेंगे. तो आप देखेंगे इफ़ के साथ तो विल का प्रयोग होता ही नहीं है, और इफ़ यू वुड हैव, वुड और फाउंड आएगा ही नहीं, और इफ़ यू हैव फाइंड ये आता ही नहीं है. तो देखोगे पहले B और C D में तो कम्बिनेशन बन ही नहीं रहा, अपने आप में ठीक ही नहीं किसी प्रकार से, क्योंकि हम केवल गलत को निकाल देंगे, ऑटोमेटिकली सही आंसर बन रहा है यहाँ पे. आप फिर से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसको, तो इस वाले में आप चेक करेंगे. क्वेश्चन नंबर 23. इफ़ यू वर यू, इफ़ आई वर यू, इफ़ आई वर यू. अब देखिए ये वाला भी फिर से ही वही है, कंडीशनल सेंटेंस है, और इसमें यदि मैं तुम्हारी जगह होता, इसका ऐसा बनेगा. तो जहाँ पे भी इफ़ आई वर यू, इफ़ आई वर आई, इफ़ आई वर शी, कई बार एग्जाम में इफ़ शी वर मी ऐसे दिया होता है. इफ़ शी वर मी, तो मी यहाँ पे नहीं आएगा, इफ़ शी वर आई आएगा. तो यहाँ पर जो ये यू लगा है ये हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है. तो इसका जो ऑप्शन देखते हैं 23 का क्या है, इफ़ आई वर यू. अब यहाँ पे फिर से आपका ये कंडीशनल सेंटेंस है. शुड नॉट बाय दैट ड्रेस, वुड नॉट बाय दैट ड्रेस, आई वर नॉट तो आएगा नहीं, और यहाँ मस्ट नॉट भी नहीं आएगा. शुड नॉट आ सकता, वुड नॉट आ सकता है. अब शुड और वुड की क्या जो रूट एनालिसिस है, जो रूट मीनिंग है वो ये होती है, शुड इज ऑलवेज यूज फॉर गिविंग और टेकिंग सजेशंस, एडवाइस. तो यहाँ पे जो ऑप्शन निकल के आता है 23 का वो आएगा B.
ओके, ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट वाला अक्सर एग्जाम में पूछा जाता, इफ के बाद में जो आई विश का मतलब होता है आकाश, तो हमेशा आई विश आई कुड ही आंसर होता है इसका, तो औरों को देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप देखेंगे तो फिर भी नहीं बनते हैं। आई मस्ट हेल्प, आई डिड के साथ में वी वन आता ही नहीं है, तो इसका जो आई विश का जो आंसर होगा कुड में ही होता है हमेशा। 25, द एफर्ट्स ऑफ द सिक्योरिटी सर्विसेज हैव नॉट बीन क्वाइट। अब इसमें ये ट्रिक है थोड़ा, इसमें क्या है कि एक सेंटेंस को जोड़ना है, फ्रेज को, फ्रेज है अप टू मार्क, तो इसको आप याद कर लें, इसका मतलब होता है ठीक ठाक। ओके, नाउ ईडियम एंड फ्रेजेस, ईडियम फ्रेजेस को देते हैं 26। ईडियम फ्रेजेस को करने के लिए सबसे पहले आपको उसके जो एक कीवर्ड है उसको समझना पड़ेगा, और बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। वाइट लाई, वाइट लाई का मतलब होता है एक सफ़ेद झूठ, यानी कि देखिए अभी आप इसको देखेंगे, एन ऑफेंसिव वे ऑफ डिस्क्राइबिंग, और वाइट लाई क्या है, एक पॉजिटिव आंसर है एक तरीके का। तो यहाँ पे देखेंगे वाइट लाई, वाइट लाई का मतलब जैसे हो गया एक सफ़ेद झूठ जिससे किसी को हर्ट ना हो, तो यह ऑप्शन जो होगा डी विल बी द ऑप्शन ओवर है। बैड ब्लड, बैड ब्लड का जो आंसर होगा वो 27 का होगा, एक तरह की हॉस्टिलिटी किसी के साथ में, एक तरह की जो है शत्रुता, फीलिंग्स ऑफ हेटर्ड बिटवीन पीपल, सो ए विल बी द आंसर फॉर 27। 28 का काउंट योर ब्लेसिंग्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा भी आता है काउंट योर चिकन्स, तो इस तरह का क्वेश्चन भी पीछे दिया है ईडियम एंड फ्रेजेस में, तो काउंट योर ब्लेसिंग्स। अगर आप देखेंगे ब्लेसिंग क्या होता है, एक अच्छी चीज़ के लिए बात कर रहा है, और यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन में अगर जो भी कीवर्ड है नेगेटिव कीवर्ड है उनको हटा दो, और पॉजिटिव कीवर्ड विल बी द आंसर। तो अगर आप देखेंगे टू स्टार्ट अंडरस्टैंड हाउ बैडली, बैडली आ गया तो नेगेटिव है, नहीं बनेगा। विच ग्रेजुअली बिकम्स वर्स, नेगेटिव आएगा, बैडली और वर्सरी की तो बात नहीं कर रहा। काउंट ए ब्लेसिंग, ब्लेसिंग एक पॉजिटिव वर्ड है, तो इस तरीके से देखोगे 28 का जो ऑप्शन है सी विल बी द आंसर फॉर दिस, बिकॉज टू बी वेरी ग्रेटफुल टू हैव ए ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स द गुड थिंग्स इन योर लाइफ, सो सी विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28। नाउ मूविंग एड, so this question is 29, so 29 में have the last laugh, have the last laugh, तो 29 का जो ऑप्शन बनेगा टू बी द वर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। अब लाफ की बात आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव जो कीवर्ड है उसको नहीं लेना है। टू सक्सीड व्हेन अदर्स थॉट यू वुड नॉट, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है, टू सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ ये भी नहीं बन रहा, टू लाफ एट समवन ये तो बनता ही नहीं है, बी इज द आंसर ओनली है। क्वेश्चन नंबर 30, सिट ऑन द फेंस, ये जो क्वेश्चन है, ये जो ईडियम है फ्रेजेस है, ये वाला ईडियम अब अक्सर एग्जाम में पूछा गया कई बार, पिछले पी वाई में आप देख सकते हो। सिट ऑन द फेंसेस, सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है कि टू बी नॉट हैव सम राइट एटीट्यूड, और डिले इन मेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन, दैट इज कॉल्ड। तो 30 का जो आंसर बनेगा वो होगा सी, टू डिले मेकिंग ए डिसीजन। अगर ये ईडियम एंड फ्रेजेस आपको करने हैं तो इसमें जो कीवर्ड होगा पॉजिटिव कीवर्ड से ही मिलेगा, जैसे सिट ऑन द फेंस, यानी कि टू बी नॉट डिसाइडेड, यानी पता ही नहीं है कि इधर जाएं, तो टू हैव नो एनी काइंड ऑफ डिसीजन व्हाट टू डू नेक्स्ट। ओके, 30 के बाद चलते हैं 31 पर। अब इसको करने का आसान सा तरीका ये है, अब देखिए इसमें जो मैच नहीं कर रहा उसको हटा देंगे। अब कैसे हटाएंगे, सपोज करो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मुझे इसको सेट करने दो थोड़ा। आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत से और अपना इसे एरोप्लेन मोड में कमरे में बंद हो के और सबसे डिस्कनेक्ट होकर सिर्फ आपके सामने आपके लिए हम ये समर्पण और त्याग कर रहे हैं। तो अगर थोड़ी सी भी वैल्यू एडिशन आपको फील होती है तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो ऑप्शन है उसको हटा दीजिए जब भी PQRS करें। एज ए फंडामेंटल राइट, स्टार्टिंग इससे नहीं बनेगा। अब टू द स्टैंडर्ड्स ऐसे नहीं बनेगा, अब R या P से बनेगा। अब R या P से बनेगा तो यहाँ पे देखिए R और P कौन से, क्योंकि हमने Q और S काट दिए हैं, S भी काट दिया यहाँ से, Q भी काट दिया, या तो B ऑप्शन होगा या C ऑप्शन होगा। और जब B ऑप्शन और C ऑप्शन होगा तो यहाँ पे देखना हम पढ़ते हैं B को RPSQ, RPS और Q। अब यहाँ से पढ़ते हैं द राइट टू एजुकेशन एक्ट मैंडेट्स। अब इस सब्जेक्ट के रूप में क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब उसके बाद P क्या आ रहा है, गुड क्वालिटी, तो यहाँ पे
मैंडेट करना, किसी चीज़ को लागू करना, किसी चीज़ को समर्थन करना, यानी राइट टू एजुकेशन मैंडेट करती है, जरूरी बनाती है गुड क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन कन्फर्मिंग एस वाला टू द स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स स्पेसिफाइड इन एक्ट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा 31 का ऑप्शन होगा RPSQ, बी विल बी द ऑप्शन है। अगर आप RQSP को पढ़ोगे तो नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 32, द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट। अब इसको देखिए, यहाँ पे भी देखेंगे, जब कभी भी एग्जाम में टू आ जाए, इस तरह का PQ ऐसा आ जाए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई फ्रेजल वर्ब से स्टार्ट है, जैसे ऑन चिल्ड्रन, कोई प्रीपोजिशन स्टार्ट है, कोई कंजक्शन स्टार्ट है, या किसी इस वाले चार ऑप्शन में कॉमा लगा है, तो वो बाद में तो आएगा नहीं, और टू और एज और बट ऑल्सो इस तरह शुरू में आएगा नहीं, क्योंकि अगर हो सकता है तो नॉट ओनली सबसे पहले आएगा, बट ऑल्सो पहले नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे 32 में एस से तो पहले बनेगा नहीं, आर से भी पहले नहीं बनेगा, और जब एस से और आर से नहीं बनेगा तो एस का भी नहीं है, आर का भी नहीं है, तो दो क्यू के हैं, दो पी के हैं। और इस तरीके से पी वाला क्या कह रहा है, द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट इन थर्ड माइंड, इन देयर माइंड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनता है, इसको पूरा पढ़ने के बाद में 32 का ऑप्शन बनता है QRSP, पहले ही बनेगा, क्योंकि मैंने जो पढ़ाई नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ पढ़ा है, और नॉट ओनली बट ऑल्सो कहाँ रहा, देखिए म्यूजिक नॉट ओनली के बाद है बट ऑल्सो आएगा, और नॉट ओनली क्यू है तो बट ऑल्सो एस है, तो क्यू के बाद एस जिसमें होगा, और क्यू जिसमें आएगा वो होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। तो इस तरीके देखेंगे तो ए विल बी आंसर QRSP। 33, अब 33 में वही बात है, देखिए यहाँ पे 33 में थोड़ा दिमाग लगाइए, बट से तो बनेगा नहीं, यानी पी से बनेगा नहीं, पी से ऑप्शन में भी नहीं दिया गया है, दो एस से हैं, दो क्यू से हैं, और एस वाला और क्यू वाला क्यों दिए गए, क्योंकि दोनों के अंदर सब्जेक्ट है, वर्ब है, और एग्रीमेंट है, वर्ब ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है। देखिए अंटार्कटिका इज ए कॉन्टिनेंट और आई सीट नियरली 2 माइल्स थिक। अब यहाँ पे देखेंगे बट से तो बनेगा नहीं, यानी पी और आर से बन नहीं रहा, पी और इसका ऑप्शन ही नहीं है, तो अंटार्कटिका यानी क्यू से जरूर बनेगा। अब एस से बनेगा नहीं, एस वालों को दोनों हटा दीजिए, तो आप 33 के जो ऑप्शन है वो बनेंगे QRPS। तो ए विल बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, अब 34 में देखेंगे कि एस से 2 हैं, PQ से 2 हैं। ये जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ की बात कर रहा हूँ, अगर आप देखेंगे तो हम इसको डिनोट करेंगे, इसको एक्सपीरियंस करेंगे कि भाई क्या सीक्वेंस बैठता है, जिस तरीके से कोई सीक्वेंस बैठता है वैसे हम रखेंगे। अब सीक्वेंस को पहचानने का तरीका क्या है, तो पहले देखेंगे कि कौन सा नहीं आएगा। अब कौन सा नहीं आएगा, देखिए क्यू वाला तो आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि क्यों नहीं आएगा क्यू वाला, क्योंकि क्यू वाला दैट से स्टार्ट है। पी वाला द ग्लोबल इकोनॉमी वेट फ्रॉम द एडवांस इकोनॉमीज, इतना ये भी नहीं आएगा, इतना बड़ा है ये भी, तो क्यू वाला हट गया, पी वाला हट गया। एस वाला क्या कह रहा है, द G20 वॉज फॉर्म्ड इन 99 एज ए फोरम ऑफ फिनेंस मिनिस्टर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन एक बार डी वाला पढ़ते हैं, SRQP, एस, तो ये एस वाला पहले हो गया, ऊपर वाले में बन नहीं रहा है, तो ऑप्शन विल बी SRPQ। तो SRPQ है क्या इसमें कहीं, SRPQ भी नहीं है, SRQP बनेगा फिर इसमें, डी विल बी द ऑप्शन फॉर दिस। द G20 वॉज फॉर्म्ड इन 1999 एज ए फोरम ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर एंड, अब यहाँ पे एंड दो लोग हैं, मिनिस्टर एंड गवर्नर, इनको जोड़ने का काम एंड कर रहा है, तो दिस विल बी ऑप्शन। 35 में, अब 35 में भी देखिए, अगर आप इसको देखेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट किस में बनता है, एस में बनता है और क्यू में बनता है, और 35 के अंदर बनेगा SRPQ। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम करेगा पहले, अब जो सब्जेक्ट का काम बनेगा SRPQ, ये वाला कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है। क्यू वाले से तो एक आपका दिया है, एक या तो ये बनेगा, उसमें एक ही ऑप्शन है, पी और आर तो बनेगा ही नहीं, तो इसलिए हम ऑप्शन ए विल बी फॉर 35। सो ए ऑप्शन विल बी 35। ओके, मूविंग अहेड, व्हाट इज दिस, दिस इज okay. These kinds of questions are called based on
नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनको पहचानने के पार्ट्स ऑफ स्पीच का है और ये अक्सर ये वर्ड क्लॉज की कैटेगरी में आता है। तो 36 में कह रहा है कि भाई क्या है ये। सो माय स्टूडेंट्स यू विल हैव टू आंसर नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, डिटरमाइनर। तो इसको कैसे करेंगे हम, उसको करने का क्या तरीका है। देखिए, अगर शुरुआत में सबसे पहले है तो या तो वो नाउन ही होगा, एडजेक्टिव होगा ही नहीं, एडवर्ब होगा ही नहीं, डिटरमाइनर भी आ सकता है, बट डिटरमाइनर तो इस केस में आएगा जब किसी नाउन को वो क्वालिफाई करे, नाउन की वो विशेषता बताए। ठीक है, जैसे दिस वन, दैट बॉय, दिस, ये चीज़ें जो डिटरमाइन करती हैं उसको। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ए 37, शी स्पोक टू हिम वंस सिंस ही हैज़ बीन इन टाउन। ये जो क्वेश्चन है बहुत ट्रिकी है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और इसी तरह के एक्सेप्ट का भी एग्जाम्पल आता है। एक्सेप्ट एज ए प्रीपोजिशन भी काम करता है, एक्सेप्ट एज ए कंजक्शन भी काम करता है। प्रीपोजिशन तब काम करेगा जब उसके बाद में नाउन होगा और कंजक्शन तब काम करेगा जब उसके बाद में नाउन नहीं होगा, दो सेंटेंस और दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ रहा होगा। सेम सिंस है, सिंस प्रीपोजिशन का भी काम करता है, सिंस कंजक्शन का भी काम करता है और सिंस किस काम करता है, एडवर्ब का भी काम करता है। लेकिन यहाँ पे एडवर्ब नहीं है और एडजेक्टिव भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई सिंस क्या है। अब देखिए प्रीपोजिशन कब होगा, जब सिंस प्रीपोजिशन तब काउंट होगा जब इसके बाद नाउन आए। जैसे आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस इवनिंग, नाउन आ गया। आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 2 o'clock, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर इवेंट की बात हो रही है। लेकिन सिंस यहाँ पे किसी भी टाइम को, किसी भी डेट को नहीं बता रहा, बल्कि एक पीरियड को बता रहा है। और ये किसी यहाँ पे एक तरीके के से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, एक टाइम फ्रेम जो उनको बता रहे, एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होने की वजह से सिंस यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है। वैसे अगर आप रेनिन मार्टी की बुक देखोगे और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, ऑक्सफोर्ड में देखोगे, वेबसाइट पे देखोगे, तो आपको जो इसका आंसर मिल जाएगा, सिंस, if since is there and it is working as a it is introducing or it is giving you a idea of subordinating clause, then it will be functioning as a conjunction. 38, I didn't really want to go, beside it's too late now. अब यहाँ पे नाउ क्या है, अब एडवर्ब होगा, प्रीपोजिशन है नहीं, कंजक्शन है नहीं, दो को जोड़ ही नहीं रहा है। 39 में लुक एट दैट, ये बहुत ट्रिकी है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। बच्चे समझते हैं कि शायद ये दोनों को जोड़ रहा है, बट ये कंजक्शन नहीं है, ये डिटरमाइनर है। कंजक्शन नहीं होगा, आर्टिकल होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें लुक एट आ रहा है, वर्ब है लुक एट दैट मैन, उस आदमी की तरफ वहाँ पे देखो, तो दैट या मैन एक नाउन है, नाउन को वो डिफाइन कर रहा है, दैट। क्वेश्चन नंबर 40, द प्लेन इज रेडी फॉर टेक ऑफ। और टेक ऑफ जो भाई यहाँ पे वर्ब का काम करेगी, जीरंड होगी नहीं क्योंकि एनजी है, कंजक्शन होगा नहीं, कोई जोड़ नहीं रहा है, तो यहाँ पे वर्ब का काम करेगी। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद चलते हैं। अच्छा, ये पैसेज है, पैसेज को हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि इसमें बहुत टाइम लेंदी हो जाएगी वीडियो। उसके बाद क्या है, ओके 40, उसके बाद है, ओके ये हमारे पास है नियरेस्ट इन मीनिंग। नियरेस्ट इन मीनिंग का मतलब है सिनोनिम्स। कॉशन माने होता है किसी को सचेत करना, तो वान होगा। एडमिट स्वीकार करना, रेस्पॉन्ड उत्तर देना, रिफ्यूज मना करना, तो इसका ऑप्शन होगा सी। 47 मोनोटोनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोनोटोनस अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका होगा डल। एलुसिव का मतलब देखिए यहाँ पे एलुसिव जो होगा, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन क्या है, पैरामाउंट, ट्रुथफुल, इसका आंसर होगा एलुसिव का बैफलिंग, भ्रम वाली स्थिति जो होती है, बैफलिंग। क्वेश्चन नंबर 49, मेमथ का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा, ह्यूज, मैसिव, कोलोसल, वास्ट, तो ये उसका जो ऑप्शन है जॉइंट, तो ह्यूज विल बी आंसर फॉर मेमथ। 50 का, द पुलिस डिपार्टमेंट इमेज वाज टार्निश। टार्निश का मतलब था किसी चीज़ की खराब कर देना, किसी चीज़ इमेज खराब कर देना, धब्बा लगा देना, तो टेंटेड। एनहांस का मतलब होता है किसी को आप बढ़ाना, रेस्टोर वापस लाना, असाइन किसी को काम देना। सो यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त होती है।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।